हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने विद आंसर तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है रेशनल नंबर नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। वो नंबर जिनको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रेशनल नंबर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इसने पूछा है नॉट ए रेशनल नंबर, जिसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें यदि हम बात करें तो √23 ये अपना इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसकी जो है एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि कंप्लीट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। √25 की वैल्यू होती है 5, √36 की होती है 6 और 2.40 के ऊपर बार, ये भी क्या आपका एक रेशनल नंबर है। इसको भी हम जो है पी वाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की पावर 2 उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के एक्स से एक्स स्क्वायर, राइट साइड में जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसर, तो ये तो लीनियर बचेगी, लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में 4x स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो 2x स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे यानी कि 2x का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए जो थर्ड ऑप्शन है ये अपना क्वाड्रेटिक है, क्योंकि जो फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे क्यूबिक है, x की पावर 3 आएगी, हमें क्वाड्रेटिक बताना है, तो इसमें जो सी ऑप्शन हो जाएगा अपना राइट। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। देखिए x+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × x-1, इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 2x+1 और आगे बनेगा 2x - 6। यहाँ पे दोनों साइड 2x है तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस का 6 लेफ्ट साइड में आगे प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना +7। तो इसमें जो सी ऑप्शन है क्या हो जाएगा अपना राइट, क्योंकि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सोल्व करने के बाद बनेगी x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन देखिए 10th टर्म बतानी है एपी की। यहाँ पे एपी दी गई है 7, 13, 19, इसकी 10th टर्म क्या होगी? तो यहाँ पे जो आपको पता होगा जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए बोलते हैं, तो ये अपने पास 7 है। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ये सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे 13 - 7 ये आएगा अपना 6, या फिर आप 19 में से 13 को भी माइनस करेंगे तो भी 6 आएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या रहता है सेम। अपनी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है यानी कि जो nth टर्म होती है जिसको हम जनरल टर्म बोलते हैं, इसका फॉर्मूला आता है an = a + n - 1 × d। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे, हमें 10th टर्म निकालनी है तो ये हो जाएगा a + 9d। a अपने पास 7 है, d की वैल्यू अपने पास 6 आई है, 9 × 6 ये होता है 54, 7 + 54 ये आएगा 61। तो जो 10th टर्म आएगी इस एपी में ये आएगी 61। अपना जो है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल के आपको जीरोज निकालने हैं। जीरोज का मतलब होता है कि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये पोलिनोमियल जो है 0 के बराबर आ जाए, यानी कि रिमाइंडर क्या बचे अपना 0 बचे। तो यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है अपने पास x स्क्वायर माइनस 2x - 8, तो बीच वाले के आपको ऐसे फैक्टर करने हैं 2x के जिनका ऐड या सब्ट्रैक्ट 2x आए, उनकी जो मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट टर्म के बराबर आए। तो यहाँ पे हमने -2x की फैक्टर कर ली, ये आ गए -4x प्लस में 2x, क्योंकि जब ऐड करेंगे तो इनको ये आएगा माइनस का 2x और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -8x स्क्वायर, जो कि बराबर है x और -8 की मल्टीप्लाई के बराबर। तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन आ गया x, अंदर बचेगा x - 4, अगले में से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा x - 4, दोनों में से x - 4 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा अपने पास x प्लस में 2। 2 टर्म की मल्टीप्लाई 0 तभी हो सकती है जब उनमें से एक टर्म 0। यहाँ पे जो है अपने के पास जो है x + 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू -2 आएगी, या फिर x - 4 की वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू जो है 4 आएगी, यानी कि x की वैल्यू अपने पास -2 और -4 है, +4 है, जो कि अपने पास सी ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5th HCF ऑफ 54, 336 इज 6 देन LCM इज। अपने पास 2 नंबर दिए गए हैं, एक नंबर है 54, दूसरा है 336 और इनका जो HCF है ये अपने पास है 6। अपने को LCM निकालना है, तो LCM का और HCF का और जो ये नंबर होते हैं इनका एक रिलेशन होता है, एक फॉर्मूला आता है, ये होता है LCM × में HCF बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हमें LCM निकालना है तो LCM को इधर रख लेंगे, HCF इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके डिवाइड में हो जाएगा।
तो यहाँ पे जो अपने पास एलसीएम आएगा, अपने पास जो एलसीएम आएगी ये आ जाएगा दोनों नंबरों की मल्टीप्लाई डिवाइड में 6। जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3024, जो कि अपने पास ऑप्शन में दिया गया है डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन इसका राइट होगा, यानी कि एलसीएम आ जाएगा 3024। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन दी गई है, x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट दे रखी है 3x माइनस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब होता है वन सॉल्यूशन। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे बी, यानी कि नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और डी का नन ऑफ दीज। तो पहले यहाँ पे देखिए अपने पास दोनों इक्वेशन है, यहाँ पे लिख ली मैंने x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 3x माइनस 6y प्लस में 10। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे a1 होता है फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, a2 है सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 3 है, b1 है फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट -2, b2 है सेकंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट -6, c1 है फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट 5 है, और c2 है सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट। तो सारी वैल्यू यहाँ पे मैंने जो है लिख दी है। अब हम रेशियो निकाल लेते हैं, a1 अपॉन a2 का जब रेशियो निकालते हैं तो 1/3 आएगा। इसी प्रकार जब हम b1 अपॉन b2 का रेशियो निकालते हैं तो ये भी 1/3 आएगा, और c1 अपॉन c2 का जब रेशियो निकालते हैं तो ये आता है 1/2। यानी कि जो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 तो बराबर हैं, लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, और जब लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, नो सॉल्यूशन। तो इसमें जो बी ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे दिया गया 7 सीकेंड स्क्वायर a माइनस में 7 10 स्क्वायर a, इसकी वैल्यू बतानी है। तो आपको यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a की जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो यहाँ पे दोनों में से जो है 7 कॉमन आ रहा है, 7 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अंदर बचेगा सीकेंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a, और सीकेंड स्क्वायर a 10 स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो 7 मल्टीप्लाई 1 ये आ जाएगा अपना 7। तो इसमें जो अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो राइट ऑप्शन होगा ये होगा अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। यानी कि जब भी अपने पास एक सर्कल दे रखा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे टेंजेंट है, अगर ये सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है तो इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि टेंजेंट जो सर्कल को टच करती है उस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि यहाँ पे टेंजेंट और जो सर्कल है वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक सीकेंट वर्ड जरूर सुना होगा आपने, सीकेंट क्या होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मतलब कहने का ये है कि सीकेंट सर्कल को कितनी जगह पे टच करती है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और कमेंट सेक्शन में जब आंसर देते हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर लिखें कि आप जो आंसर दे रहे हैं उसका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आप ये लिख देना पॉइंट ऑफ सीकेंट टच द सर्कल, यानी कि सर्कल को जो सीकेंट है वो कितनी जगह पे टच करती है। तो आपको आंसर में जो है कमेंट में उसका आंसर आपको जरूर देना, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2.8 सेंटीमीटर। आपको सरफेस एरिया निकालना स्फीयर का। अब स्फीयर क्या होता है, जैसे क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल या फिर लोहे की जो गेंद है उनको बोलते हैं हम स्फीयर, गोला। यहाँ पे सर्कल नहीं है, सर्कल अलग चीज़ होती है, स्फीयर अलग होता है। यहाँ पे सरफेस एरिया निकालना है तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी बात की जाती है स्फीयर की तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। स्फीयर के केस में तीनों चीज़ जो बराबर होती हैं, जिसका फार्मूला आता है 4πr²। आपको याद रखना है SA सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। ये जो है स्फीयर के केस में तीनों चीज़ बराबर होती हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा 4πr², 4 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 2.8 मल्टीप्लाई 2.8। सोल्व करेंगे तो ये आएगा 98.56 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अपने पास ऑप्शन सी में दिया गया, सी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा इज। आपको यहाँ पे आर्क की लेंथ निकालनी है। यहाँ पे मैं एक बार सर्कल बना लेता हूँ। यहाँ पे सर्कल है, अपने पास यहाँ पे जो है एंगल बना रहा है थीटा डिग्री। आपको जो ये आर्क दिख रही है आपको इतनी, इस आर्क की लंबाई निकालनी है। यहाँ पे अगर जो है बीच में जो है थीटा डिग्री का जो एंगल है सेक्टर का, सेक्टर वो क्या होता है, दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया को सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर का एंगल अपने पास थीटा दे रखा है, हमें जो है आर्क की लेंथ निकालनी है। तो आर्क की लेंथ निकालने का फार्मूला आता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में πr²। या फिर इसको जो है अगर πr² तो एरिया का होता है, हमें सर्कल जो है आर्क की वैल्यू निकालनी है, इनकी लेंथ निकालनी है आर्क की, तो मल्टीप्लाई में 2πr। πr² तब यूज़ करते हैं जब हमें एरिया निकालना हो। यदि अगर हमें एरिया निकालना है तो थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में πr², ये तब यूज़ करते हैं जब हमें एरिया निकालना हो। तो हमें आर्क की जो है लेंथ निकालनी है,
तो ये आ जाएगा अपने पास 2πr मल्टीप्लाई में थीटा अपॉन में 360। अब यहाँ पे कौन से भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो हम 2 से इसको 360 को काटेंगे तो 180 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास πr थीटा अपॉन में 180, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया गया अपने पास, बी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपना बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr थीटा अपॉन में 360, अगर ऑप्शन में होता तो। अब ऑप्शन में ये दे नहीं रखा, ऑप्शन में क्या कर रखा है, इस 2 को 360 को 2 से काट रखा है, यानी कि नीचे अपना 180 है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे थर्ड जो टर्म है एपी की ये 5 है, और जो 7th जो टर्म है ये अपनी एपी की 9 है। आपको इसकी 11th टर्म निकालनी है, 11th टर्म। तो यहाँ पे 11th टर्म की हम बात करें तो ये होगी a प्लस में 10d, a प्लस में 10d। हमें a भी पता होना चाहिए, d भी पता होना चाहिए। a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। हमें इन दोनों की चीज़ का पता होगा तभी हम जो है इसकी 11th टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है, जनरल टर्म जो होती है या नेक्स्ट टर्म निकालने की होती है an इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अपने पास थर्ड टर्म दे रखी है, ये है 5। थर्ड टर्म का मतलब होता है a प्लस में 2d e इज इक्वल टू 5। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अपने पास जो 7th टर्म है ये है 9, और सेकंड जो 7th टर्म का जो है यहाँ पे इक्वेशन बनेगी a प्लस में 6d इज इक्वल टू 9। तो अपने पास दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं, आप ध्यान से देख रहे होंगे। अपने पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों है। दोनों में अगर हम a की बात करें तो a सेम है, तो हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर लेंगे। तो सेकंड इक्वेशन को मैं ऊपर लिख लेता हूँ, a प्लस में 6d इज इक्वल टू 9, और जो फर्स्ट जो अपनी इक्वेशन है इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ। जब माइनस करेंगे तो सभी के साइन नीचे वाले के चेंज हो जाएंगे, a से a कैंसिल, 6d में से 2d को घटाएंगे 4d, और 9 में से 5 को माइनस करेंगे 4। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू आएगी अपने पास 1। d की वैल्यू अपने पास 1 आ चुकी है। d की जो वैल्यू है यहाँ पे इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपने पास जो d की वैल्यू है यहाँ पे मैंने पुट कर ली नीचे, a प्लस में 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 1 है, मल्टीप्लाई में 1 लिख लिया, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 आगे जाके माइनस में हो जाएगा। a की वैल्यू आएगी अपने पास 3। अपने पास a आ गया 3 है, d हमें पता ही है, अभी हमने निकाला है, यानी कि d यहाँ पे आप देख सकते हैं d की वैल्यू 1 है, और जो a की वैल्यू हुई अपने पास 3 है। हमें 11th टर्म निकालनी है, तो ये आ जाएगा a प्लस में 10d। a है अपने पास 3 प्लस में 10 इंटू डी की वैल्यू 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस में 3 होते हैं 13। यहाँ पे जो 11th टर्म आएगी अपनी जो है 13 आएगी। कौन से ऑप्शन में दी गई है, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 13। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पे 12 है, अपने पास एक ट्रायंगल दिया गया है। ट्रायंगल के अंदर जो है एक लाइन जो है लाइन है DE, ये पैरेलल ड्रा कर रखी है BC के। तो यहाँ पे आपको याद रखना, जब भी ट्रायंगल के अंदर कोई बीच में से लाइन ड्रा करते हैं पैरेलल, तो जो ऊपर वाला जो पार्ट है और जो उस साइड का नीचे वाले पार्ट का जो रेशियो है दूसरी साइड के ऊपर और नीचे वाले पार्ट के रेशियो के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AD अपॉन में DB, यानी कि AD अपॉन में DB बराबर होगा AE अपॉन में EC। अब इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा। AD की वैल्यू हमें निकालनी है, तो AD ऊपर अपॉन में, DB की वैल्यू है 7.2 इज इक्वल टू 1.8 अपॉन में 5.4। काटेंगे तो इसको 18 से 3 पे कट जाएगा, यानी कि अगर पॉइंट से पॉइंट कटेगा 18 से 54 को काटेंगे 3 पे। अब इधर जो 7.2 है इधर डिवाइड में है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में होगा, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि 2.4 सेंटीमीटर आएगी ये जो लंबाई है AD। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अपने पास दो टेंजेंट है PA और PB फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ P टू द सर्कल, यानी कि बाहर कोई एक पॉइंट है P, उससे दो टेंजेंट डाली गई हैं PA PB, और सर्कल का जो सेंटर है वो O है। दोनों जो टेंजेंट है एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का मतलब होता है एक दूसरे के साथ एंगल बना रही हैं 60 डिग्री का। आपको POA एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अपने पास एक सर्कल है, इसमें बाहर पॉइंट P है, P से जो है सर्कल के ऊपर टेंजेंट डाली गई है 2, उन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है 60 डिग्री है। अब आपको याद रखना है कि जब भी जहाँ पे टेंजेंट एक दूसरे को मिलती है और उस पॉइंट को अगर सेंटर से मिला देंगे, जो लाइन सेगमेंट बनेगी ये उन टेंजेंट के जो बीच में एंगल होगा उसको बाइसेक्ट कर देगी, यानी कि ऊपर भी 30 डिग्री का एंगल बचेगा, नीचे भी 30 डिग्री का। हमें एंगल निकालना है POA, ठीक है, यानी कि PO ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो अपने पास ये 30 डिग्री का है, ये 90 का। ये 90 का इसलिए है क्योंकि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 30 और 90 का जोड़ को 180 में से माइनस कर लेंगे। अब नीचे देखिए, यहाँ पे एंगल APO बराबर होगा जो 60 डिग्री है उसका आधा कर लेंगे 30 डिग्री। यहाँ पे यूज़ कर लेंगे हम जो है तीनों जो ट्रायंगल यूज़ करेंगे APO ट्रायंगल, उसमें तीनों एंगलों का जोड़ 180 होगा। एंगल POA प्लस में PAO प्लस में APO 180। हमें PAOA निकालना, POA।
अपने पास ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, दोनों को जोड़ेंगे 120, 120 आगे जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे जो POA है ये अपना 60 डिग्री का आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? अपना जो बी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। जो अपना एंगल POA है ये 60 डिग्री का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनकी साइड का रेशियो है 4:9। आपको उनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो याद रखना कि जब भी साइड का रेशियो दिया हो और हमें एरिया का रेशियो निकालना हो तो उन साइडों का जो स्क्वायर कर लेंगे, और यदि अपने पास एरिया का रेशियो दे रखा हो और हमें साइड का रेशियो निकालना हो, वहाँ पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये दोनों में याद रखना कौन सा ही पूछा जा सकता है। यहाँ पे लिख रखा है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब ये है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनको जो एरिया का जो रेशियो होगा वो बराबर होगा किसके? स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि जो साइड दी गई है उस ट्रायंगल की, उसकी साइड का स्क्वायर करेंगे तो उनके एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास साइड दे रखे हैं 4:9, तो इनका स्क्वायर करेंगे, यह आ जाएगा 16:81, जो कि अपने पास ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ये ऑप्शन राइट होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं 3, 1 और दूसरा पॉइंट है 8 और 6। इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 8, 6। आपको इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। ये जो है यहाँ पे अपने दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। यहाँ पे अपने पास जो a है x1 है ये अपने पास 3 है, x2 है 8, y1 है अपने पास 1 और y2 अपने पास 6। सभी की वैल्यू अपने पास दे रखी है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी कि 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 50। और यदि हम √50 की वैल्यू निकालें तो ये होती है 5√2। तो जो दो पॉइंट हैं इनकी जो डिस्टेंस होगी बीच की ये होगी 5√2। तो √15 का जो क्वेश्चन 15 का जो आंसर होगा ये होगा अपना ऑप्शन डी 5√2। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट इन द रेशियो 1:2। अपने पास एक लाइन सेगमेंट दी गई है जिसके पॉइंट हैं अपने पास 4, -1, दूसरा जो है इसके पॉइंट है -2, -3। ये एक दूसरे को अपने को जो है 1:2 में काटती है। तो जो बीच में पॉइंट आएगा उस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो यहाँ पे आपको मैं एक फार्मूला बता देता हूँ जो आपको यूज़ करना है, याद रखना है। अगर हम x की वैल्यू निकालनी है तो फार्मूला आता है m1x2 प्लस m2x1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड में m1 प्लस में m2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं दोबारा से जो है अपने पास जो पॉइंट दे रखे हैं ये पॉइंट है 4, -1, -2, -3। तो यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू रख लेता हूँ मैं। एक बार आपको पॉइंट दोबारा से दिखाता हूँ। अपने पास है 4, -1, यहाँ पे जो है अपने पास 4, -1 है, और दूसरा जो है यहाँ पे अपने पास पॉइंट दे रखा है अपने पास -2 और -3। यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। तो अपने पास जो x1 है ये अपने पास 4 है, x2 अपने पास -2 है, y1 जो है ये अपने पास -1 है, और y2 अपने पास -3 है, और m1 की जो वैल्यू है 1 है और m2 की वैल्यू है 2। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x की वैल्यू निकालनी है तो x1 जो है बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो 1 इंटू -2 प्लस में 2 इंटू 4 डिवाइड में 1 प्लस 2, -2 के 1 से मल्टीप्लाई -2 प्लस 8 यानी कि 6, और डिवाइड में 3। 6 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमें निकालना है y। तो y के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ पे बनेगा 1 इंटू -3 प्लस में 2 इंटू -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2। तो 1 की -3 से मल्टीप्लाई -3 और -2 होते हैं -5। -5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड होगा नहीं, तो ये आ जाएगा -5/3। यहाँ पे जो x है इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे आपके x के जो है x को बोलते हैं अपना कोऑर्डिनेट, x को बोलते हैं अबसीसा और y को बोलते हैं ऑर्डिनेट, और दोनों को मिला लेंगे तो बोलेंगे कोऑर्डिनेट। तो हमें जो है कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट के, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y जो कि होंगे 2, -5/3।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है शो दैट 4 + √5 इज ए इरेशनल नंबर। आपको दिखाना है कि 4 + √5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट 4 + √5 इज ए रेशनल नंबर। हमने जो इसको मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है इन दी फॉर्म ऑफ a/b, जो कि a/b की फॉर्म में यानी कि p/q की फॉर्म में है, जहाँ पे a और b जो है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, यानी वो उनका जो फैक्टर है केवल एक ही होता है, कौन, 1, यानी कि केवल उनको एक से डिवाइड होते हैं, यानी उनका HCF 1 है। और यहाँ पे जो b की वैल्यू है 0 नहीं होनी चाहिए, आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 + √5 जो है बराबर है a/b, जो 4 उधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार लिखना आपको √5 इज इक्वल टू a/b - 4, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा a - 4b/b। अब आपको पता होगा a - 4b/b क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। a - 4b/b ये क्या है अपना एक रेशनल नंबर है। बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर, जबकि हमें पता है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर इरेशनल के तो बराबर हो नहीं सकता, सो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, इसलिए जो हमने जो चीज़ मानी थी वहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न हो गया। एंड अजम्पशन ऑफ 4 + √5 इज ए रेशनल नंबर इज इनकरेक्ट, इसलिए हमने जो माना था कि 4 + √5 एक रेशनल नंबर है वो इनकरेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो इसका मतलब वो क्या है, हेंस प्रूव दैट 4 + √5 इज ए इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोम। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बतानी है। यदि इसके जो जीरोज हैं उनका सम अपने पास √2 है और जो उनके प्रोडक्ट हैं उनकी जो है वैल्यू है 1/3। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को जो है उसका जीरोज बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपने पास √2 है और अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई 1/3। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। अल्फा यहाँ पे यूज लिख देंगे हम इसको, x² - अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, √2x प्लस में 1/3। यहाँ पे इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब दोनों साइड का मतलब ये है कंप्लीट जो अपने पास ये पोलिनोमियल है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x² - 3 √2x प्लस 1, यानी कि हेंस द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज 3x² - 3 √2x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। और सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगी, सभी आपको वीडियो अवेलेबल है। और यदि आपको क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। तो यहाँ पे क्वेश्चन 19 है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल सफल डेक, यानी कि जो कार्ड हैं 52 कार्ड हैं उनको जो अच्छे से वेल सफल्ड का मतलब होता है से पीसना, यानी कि उनको अच्छे से बांटा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग कार्ड, उनमें से जो किंग कार्ड आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो कार्ड होते हैं टोटल 52 होते हैं, उनमें से 13 जो है ब्लैक कार्ड होते हैं जो घूम के होते हैं, 13 आपके चिड़ी के कार्ड होते हैं वो भी ब्लैक होते हैं, 13 आपके जो है पान के कार्ड होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, और 13 जो कार्ड होते हैं वो ईंट के होते हैं वो भी रेड कलर के होते हैं। इन 13 कार्ड में से 3 आपके फेस कार्ड होते हैं, याद रखना, जिनको हम बोलते हैं गोला बेगम बादशाह, यानी कि 11, 12 और 13। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। इसी प्रकार यहाँ पे 13 में से यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड होंगे, यहाँ पे भी जो है 3 फेस कार्ड होते हैं, और यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड होते हैं, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं। हमें यहाँ से किंग निकालना है, तो 3 फेस कार्ड में से आपका एक राजा होगा, क्योंकि एक क्वीन हो गई, एक गोला हो गया जिसको हम बोलते हैं जैक, एक राजा हो गया। तो हर एक कार्डों में से, फेस कार्ड में से एक एक आपका किंग है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ के का मतलब है किंग। यहाँ पे किंग निकालना है, किंग निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल 52 ताशों में से आपके 4 किंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो टोटल कार्ड हो गए 52, उनमें से किंग हो गए 4, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी नंबर ऑफ किंग ऑफ रेड कलर कार्ड डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड, यानी कि जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ केसेज। तो ये आ जाएगा 4/52 डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कटेगा 13 पे, तो 1/13 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की किस वैल्यू के लिए द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 2x² + kx + 3 = 0, उसके जो है इक्वल रूट्स होंगे, ये हमें बताना है के की किस वैल्यू के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें जो अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई इसमें a की वैल्यू 2 है, जो कि x² का कोफिशिएंट है,
बी की वैल्यू के है जो कि एक्स का कोएफिशिएंट है, और जो सी है ये 3 है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। यदि अपने पास अगर इसके जो रूट हैं वो इक्वल दिए गए हैं तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेंगे डिस्क्रिमिनेंट बराबर होगा बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे b का मतलब है के का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 0। 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 की 3 से मल्टीप्लाई 24, तो के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 आगे जाके प्लस का हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर रूट होता है प्लस माइनस 2 रूट 6। ये अपना जो राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी की किस वैल्यू के लिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे, कोई भी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। कोई भी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और उसके लिए आपको याद रखना है कि जो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका यूज़ करना हमें। उससे पहले जो लीनियर इक्वेशन होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे राइट में 1 है तो पहले इसको लेफ्ट में लेके आएंगे, तो ये बनेगी 3x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे इसमें ये दिया गया है 2p प्लस 1, उधर प्लस की इधर आके जो है माइनस की हो जाएगी, तो ये बनेगा अपने पास 2p माइनस 1x प्लस p माइनस 1y माइनस 2p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a b c o की सभी की वैल्यू रख लेते हैं। a1 अपने पास है पहली इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3, a2 है सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 2p माइनस 1, b1 है अपना पहली इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट जो कि कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे, b2 है इसका मतलब सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट p माइनस 1, c1 है अपने पास पहली इक्वेशन में कांस्टेंट -1, और c2 है अपना सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट जो कि है माइनस 2p प्लस 1। माइनस को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया माइनस 2p माइनस 1। अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, यानी कि 3/2p माइनस 1 बराबर इक्वल टू है 1/p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/में माइनस 2p माइनस 1। हमें यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, सॉरी p की वैल्यू निकालनी है, तो हम पहले जो 2 दे रखी हैं इनको बराबर में रख लेते हैं। तो टेक 3/2p माइनस 1, टेक 3/2p माइनस 1 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 3/2p माइनस 1 इज इक्वल टू 1/p माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 3p माइनस 3, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये सेम रहेगा 2p माइनस 1। अब जो p है इधर 2p प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 3 इधर माइनस का है आगे जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा p इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है ये अपने पास आ गई है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि जो टेंजेंट की जो लेंथ है ये 4 सेंटीमीटर है, और जो यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर दे रखी है वो पॉइंट है जो सेंटर से कितनी दूरी पे है, यानी कि सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, कोई पॉइंट जो है ए है, ये सेंटर से जो इसकी दूरी है 5 सेंटीमीटर की है, और जो टेंजेंट ड्रा की गई है ये 4 सेंटीमीटर की है। आपको रेडियस की वैल्यू निकालनी है। रेडियस क्या होगा, रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के 190 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हम क्या करेंगे 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। नीचे यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे जो पॉइंट है ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, टेंजेंट की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस इसको मान लिया r। जो अपनी रेडियस है और जो टेंजेंट है ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे देखिए ए ओ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी 4 सेंटीमीटर, एंगल ए बी ओ 90 डिग्री है क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ट्रायंगल जो है ऊपर वाला जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए बी, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ए ओ, ए का स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर अपने ए बी मान लिया हमने, प्लस में बेस का स्क्वायर यानी कि बी ओ का स्क्वायर। तो हमें बी ओ का स्क्वायर निकालना है, बी ओ को एक साइड रख लेंगे, बी ओ इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, और 9 का स्क्वायर रूट होता है आपका 3 सेंटीमीटर। वैसे प्लस माइनस 3 सेंटीमीटर होगा, लेकिन माइनस में 3 लेते नहीं क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होती, आपको याद रखना लेंथ। तो यहाँ पे जो रेडियस आएगा सर्कल की ये आएगा बी ओ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 5। ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा जो नंबर है जो 5 से डिवाइड होगा ये आपका 100 होगा, अगला 105 होगा, जो लास्ट नंबर होगा ये आपका 995 जो 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है।
तो यहाँ पे सारी जो वैल्यू हैं अपने पास लिख रखी हैं, यानी कि यहाँ पे जो अपनी फर्स्ट टर्म है ये अपनी 100 है। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 105 माइनस 100 5 है। और जो लास्ट टर्म है ये अपनी 995 है। तो यहाँ पे अपनी जो जनरल टर्म है ए पी की ये होती है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि ए एन को आप लास्ट में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। अब ए की वैल्यू 100 प्लस में एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 5, और जो अन्य टर्म है लास्ट टर्म है ये अपने पास है 995। सब कुछ रख लिया। यहाँ पे 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 5 एन माइनस 5, ये जो माइनस का 5 है ये 100 में से घटेगा तो 95 बचेगा। 95 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। 95 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 900 बचेगा। 5 एन 900 है तो एन की वैल्यू निकालनी है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे जाके इसको डिवाइड करेगा तो एन की जो वैल्यू आएगी 180, यानी कि हैंस देयर आर 183 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 5, यानी कि यहाँ टोटल 180 नंबर हैं जो 3 डिजिट के हो, जो 5 से डिवाइड होंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, 24 है यहाँ पे, ए बॉक्स कंटेन 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 3 तो लाल गेंद है और 5 ब्लैक बॉल है, यानी कि काली गेंद है। उनमें से किसी एक बॉल को रैंडमली उठाया गया है, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि रेड आएगी और नॉट रेड आएगी। तो रेड जो बॉल है ये 3 है, टोटल बॉल आपकी 3 + 5 यानी कि 8 है। तो प्रोबेबिलिटी बतानी है रेड बॉल की, तो ये आ जाएगी 3/8। दूसरा नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी, तो आपको याद रखना नॉट रेड बॉल का मतलब होता है कि रेड नहीं है। रेड नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये जो है आपकी ब्लैक बॉल्स हैं, काली बॉल है, क्योंकि रेड नहीं है तो ब्लैक बॉल बचेंगी, क्योंकि बॉल उसमें 2 ही कलर की हैं, रेड और ब्लैक। तो दोनों का आंसर एक ही आएगा। अगर आपसे पूछ ले कि नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ या फिर आपसे पूछ ले ब्लैक बॉल की बताओ, तो दोनों का मतलब सेम है। तो ये टोटल 5 बॉल हैं और अपने पास दोनों मिला के 8 बॉल हैं, तो नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी जो आएगी 5/8। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि यहाँ पे एक सर्कल है, इसमें अपने पास कोई कोड दी गई है, यहाँ पे कोड है जो सर्कल के ऊपर एंगल बना रही है 60 डिग्री का, और इसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। आपको एरिया निकालना कोरस्पोंडिंग सेक्टर का, तो सेक्टर का मतलब होता है 2 रेडियस और जो अपना जो है आर्क है उसके बीच का जो एरिया है, इसको सेक्टर बोलते हैं। तो सेक्टर का जो एरिया होता है ये होता है θ/360 मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 60 है, डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 52.38 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन है कि इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यदि न्यूमरेटर में 1 जोड़ दें, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 घटा दें, द फ्रैक्शन 2 1, फ्रैक्शन 1 हो जाती है। इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाएगी कब, इफ ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यदि हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करें, तो ये 1/2 हो जाती है। अब हमें पता नहीं है फ्रैक्शन क्या है, तो सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को मान लिया x, तो जो डिनोमिनेटर होगा ये होगा अपना y। फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन आ जाएगी x/y। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, न्यूमरेटर में तो क्या करना है, 1 ऐड करना है तो x + 1, और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस करना है y - 1, और ये जो है अपने पास जो अपने पास फ्रैक्शन हुई होगी 1। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा x + 1, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 1, y को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 1 जो ये वाला 1 है लेफ्ट वाला आगे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और -1 और -1 क्या होते हैं, -2। अपने पास पहली इक्वेशन आ चुकी है x - y इज इक्वल टू -2। सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। देखिए उसके लिए हमें क्या करना है, इट बिकम 1/2, ये जो फ्रैक्शन है 1/2 हो जाती है यदि ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, यदि हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, तो न्यूमरेटर को सेम रखना है, डिनोमिनेटर में आपको 1 ऐड करना है, तो फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की x से 2x, यहाँ पे y + 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो y + 1, y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2x - y इज इक्वल टू 1। ये अपनी सेकंड इक्वेशन आ गई जो आपको दिख रही है। अब इसको ध्यान से समझिए, हमें दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहाँ पे अपने पास जो इक्वेशन पहली है x - y इज इक्वल टू -2, सेकेंड अपने पास 2x - y इज इक्वल टू 1। हमें क्या करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको सेकंड में से माइनस करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं ऊपर रख लेता हूँ, सेकंड इक्वेशन को मैं ऊपर रख लेता हूँ यहाँ पे 2x - y इज इक्वल टू 1, और फर्स्ट इक्वेशन को मैं इसके नीचे रख लेता हूँ x - y इज इक्वल टू -2।
यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, वाई से वाई कैंसिल, 2x में से x को घटाएंगे x आएगा, और 1 और 2 को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 3। तो x की वैल्यू अपने पास 3 आ गई। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो जो x की वैल्यू है ये उठा के हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं। आप सेकंड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप फर्स्ट में कौन सी में भी रख लो, सेम आएगा आंसर। तो यहाँ पे मैंने जो इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख लिया, तो ये आ गया 3 - y इज इक्वल टू -2। यहाँ पे यहाँ पे इस तरीके से मैं एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, जो माइनस का 2 इधर लेके आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये y जो आगे जाएगा तो प्लस का, तो 5 इज इक्वल टू y आएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अपने पास जो फ्रैक्शन बनेगी ये बनेगी x/y यानी कि 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। सबसे पहले जो रूट्स हैं उनकी नेचर निकालनी है आपको, किस टाइप किस नेचर के हैं, रियल हैं, इमेजिनरी हैं या नॉट पॉसिबल हैं। इफ़ रियल रूट्स पॉसिबल, यदि इसके रूट रियल हैं, देन सोल्व इट, तब जो इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले नेचर चेक करेंगे, तो यहाँ अपने पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है दे रखी है 9x² - 6x + में 1। यहाँ पे जो a है अपने पास, a है 9 जो कि x² का कोफिशिएंट है, b है अपने पास -6 जो कि x का कोफिशिएंट है, c अपने पास है 1 जो कि कांस्टेंट है। तो सभी की वैल्यू यहाँ पे रख ली। हमें क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac। तो यहाँ पे अपने का जो है b का स्क्वायर का मतलब है -6 का स्क्वायर, आगे लिखेंगे यहाँ पे 4 × 9 × 1, 36 - 36 क्या होते हैं 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट अपना 0 आ गया। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है तो जो रूट होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, यानी कि इसके 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। अब हमें सोल्व करना है, तो रूट निकालने के लिए अपने पास एक फार्मूला होता है x = -b + -b² - 4ac, और b² - 4ac का रूट लेना हमें और डिवाइड में 2a, जो कि मैंने यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिख भी दिया है, -b + -b² - 4ac डिवाइड में 2a। आप सोल्व कर लेते हैं इसको। देखिए -b का मतलब है -, -6 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है अपनी 0 आई है, तो 0 का स्क्वायर रूट आपको पता है 0 होता है, तो यह आ जाएगा 6 + -0, और नीचे आएगा 2 × a, 2 × 9 यानी कि 18, तो यह आएगा 6/18। और रूट अगर दोनों इक्वल हैं तो x की वैल्यू आएगी 1/3 और 1/3, दोनों इक्वल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पे एक वायर है जो वर्टिकल पोल जो है उसके साथ अटैच है, जिसकी हाइट है 18 मीटर। पोल की जो हाइट है वो 18 मीटर है। उसके साथ जो है क्या किया गया है, एक वायर को अटैच किया गया है, और वायर की जो लंबाई दे रखी है 24 मीटर है, और स्टक अटैच टू अदर एंड, उसको टाइटली बांधा गया है जो पोल है उसके ऊपर, और नीचे ज़मीन से उसको बांधा गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड द स्टक बी ड्राइवन सो दैट द वायर विल बी टोन्ड। यानी कि जो यहाँ पे अपने पास जो ये वायर दिया गया है, इसके आपको जो ग्राउंड लेवल से, यानी कि जो अपने पास पोल है उससे जो है नीचे ज़मीन पे जहाँ पे बांधा गया है उनके बीच की दूरी निकालनी है। तो यहाँ पे अपने पास पाइथागोरस थ्योरम यूज हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, जिस ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल दिया हो वहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो अपने पास हाइपोटेन्यूज है 24, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड है। ये परपेंडिकुलर अपना जो है 18 मीटर, हमें बेस निकालना है। तो फार्मूला होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हमें बेस निकालना है तो बेस को एक साइड रख लेंगे, न परपेंडिकुलर आगे जाके माइनस में हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर 18 का स्क्वायर। अब इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट, अगर हमें निकालनी है बी की वैल्यू। तो अब नीचे यहाँ पे देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका, अच्छे से समझ लीजिए। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अपने पास AC है, परपेंडिकुलर AB और बेस है BC। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी कि 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, 576 माइनस 324, घटाएंगे 252। BC का स्क्वायर 252 है, तो BC आ जाएगा 252 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आएगा 6√7 मीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ स्टक फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल इज 6√7 मीटर। यानी कि जो ये बांधा गया अपना तार बांधा गया है यहाँ पे, इसकी जो दूरी है उसी पोल से कितनी दूरी है, ये 6√7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन है कि यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। यदि 3 पॉइंट है, A 7 और -2, B है अपने पास 5 और 1, और C है 3 और x, तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है वो पॉइंट जो एक ही लाइन में हो, और जब एक लाइन में होता है तो वहाँ पे कोई भी ट्रायंगल नहीं बनता है, यानी कि एक सीध में हो गई। एक सीध में हो गई तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0।
तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। क्यों होगा, उसका कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि पॉइंट कोलिनियर है। x1 जो है अपने पास 7 है, x2 अपने पास 5 है, x3 अपने पास 3 है, y1 अपने पास -2 है, y2 अपने पास 1 है, y3 अपने पास x है। सभी की वैल्यू जो है वैल्यू यहाँ पे रख दी है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं, फॉर्मूला यूज़ करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस में y2। तो यहाँ पे रख लेंगे y1 ब्रैकेट स्टार्ट 7 इंटू 1 माइनस x प्लस 5 इंटू x प्लस 2 प्लस 3 इंटू -2 माइनस 1 जो है 1/2 इधर मल्टीप्लाई में आगे जाके इसको डिवाइड करेगा तो 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो, वो तो 0 ही रहेगा। तो 1/2 को यहाँ पे कैंसिल कर दिया हमने। तो 7 की 1 से मल्टीप्लाई 7 माइनस 7x प्लस 5 की x से मल्टीप्लाई 5x, 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10, -2 और -1 -3 होते हैं। -3 की जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -9। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5x प्लस का और 7x माइनस का है, तो यहाँ पे 2x बचेगा माइनस का। यहाँ पे 10 प्लस का और 7 प्लस का 17 और 9 माइनस का, तो जब सोल्व करेंगे तो 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 इधर प्लस का आगे जाके माइनस का हो जाएगा। दोनों साइड से जो है यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाए, क्योंकि -2 आगे जाके इसको डिवाइड करेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, जब 8 को काटेंगे 2 से तो 4 पे कटेगा। यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी अपनी 4। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 30 का क्वेश्चन है, इफ़ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अपने पास एक ट्रायंगल दिया गया है जिसके जो इंटीरियर एंगल हैं वो दिए गए हैं ए बी सी, यानी तीनों एंगल हैं ए बी सी। हमें प्रूव करना है कोस ए प्लस b/2 बराबर होगा साइन c/2। हमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि जिसमें तीनों एंगलों का जोड़ क्या होता है 180। तो यहाँ पे देखिए अपने पास a प्लस बी प्लस 180 है। हमें लेफ्ट साइड में a प्लस बी एक साथ चाहिए, तो c को आगे ले जाएंगे। c इधर प्लस का है तो आगे जाके माइनस का हो जाएगा। हमें दोनों के नीचे 2 चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो a प्लस b/2 और ये हो जाएगा 180 माइनस c/2। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन 180 को 2 से करेंगे तो 90 बचेगा। और जो c है इसके साथ क्या आ जाएगा, डिवाइड में 2। अब हमें इसके साथ कोस और चाहिए। अप्लाइंग द कोस साइन एंगल्स ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड हम कोस साइन एंगल ले लेते हैं। तो इसके साथ अगर कोस साइन लेंगे तो नीचे हो जाएगा कोस a प्लस b/2 और ये हो जाएगा कोस 90 माइनस c/2। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, तो पहले वाला तो सेम रहेगा कोस a प्लस b/2 और ये जो है कोस 90 माइनस c/2 ये हो जाएगा साइन c/2। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। 31 क्वेश्चन है, ए मेडिसियन ऑफ कैप्सूल इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर। यानी अपने पास एक कैप्सूल है जो बीच में से तो सिलेंडर टाइप का है सिलेंडर, और इसके दोनों कोनों पे जो है क्या है अपने पास है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का मतलब होता है हाफ स्फीयर। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, जो पूरा कैप्सूल है इसकी लंबाई अपने पास दे रखी है 14 मिलीमीटर, और जो कैप्सूल की डायमीटर है ये बीच वाला डायमीटर ये 5 मिलीमीटर। आपको एरिया निकालना है टोटल, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालने के लिए हमें जो है बीच में तो सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट और रेडियस चाहिए, और जो हमें स्फीयर निकालना है इसकी हमें रेडियस चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर डायमीटर 5 मिलीमीटर है सिलेंडर का, तो वो तो हेमिस्फीयर का भी डायमीटर है, तो रेडियस हो जाएगी 5/2 दोनों के लिए। हमें सिलेंडर की हाइट और निकालनी है, तो इतना जो है 2.5 है, इतना ये 2.5 है, दोनों को घटा लेंगे। 5 को 14 में से 5 को घटाएंगे 9 मिलीमीटर। अब डायग्राम से समझ लीजिए ध्यान से। बीच में सिलेंडर है आपको दिख रहा होगा, कोने पे हेमिस्फीयर जोड़े गए हैं इस तरीके से। आधे स्फीयर, पूरे की जो कैप्सूल की लंबाई है 14 मिलीमीटर है, डायमीटर अपने पास है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी अपने पास 2.5 मिलीमीटर, यानी कि ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है। हमें सिलेंडर की हाइट निकालनी है, लंबाई निकालनी है, तो ये आ जाएगी 14 में से माइनस कर देंगे किसको 2.5 और 2.5 को, तो अपने पास आएगा यहाँ पे 14 माइनस में 5 यानी कि 9 मिलीमीटर। अब नीचे सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 5 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंडर इसका आधा कर देंगे 2.5 मिलीमीटर, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ये भी सेम रहेगी 5 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर ये भी सेम रहेगी 2.5 मिलीमीटर। हाइट या लेंथ ऑफ सिलेंडर, अगर हाइट और लेंथ निकालने में सिलेंडर की, तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल की जो टोटल लेंथ है उसमें से माइनस कर लेंगे किसको, रेडियस ऑफ लेफ्ट स्फीयर, लेफ्ट जो स्फीयर उसकी रेडियस, माइनस में रेडियस ऑफ राइट स्फीयर, यानी कि टोटल लेंथ में से हम लेफ्ट और राइट वाले दोनों कैप्सूल जो दोनों हेमिस्फीयर की रेडियस को माइनस करेंगे।
तो 14 माइनस 2.5 ये बचेगा 9 मिलीमीटर। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, एंड CSA ऑफ दो हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया। सिलेंडर का हेमिस्फीयर का सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr, हेमिस्फीयर का होता है 2πr², टोटल होता है 4πr², लेकिन आधा है तो ये हो जाएगा 2πr²। लेकिन ये कितने हेमिस्फीयर हैं, 2 हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई की गई है। आप सोल्व कर लेते हैं। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई में 2.5 प्लस मल्टीप्लाई में 9, बीच में प्लस का साइन है। आगे 2 × 22/7 मल्टीप्लाई में 2.5 मल्टीप्लाई 2.5। इन सभी की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 141.5, और जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 78.5। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आएगा 22 मिलीमीटर², यानी कि सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल 220 मिलीमीटर², यानी कि जो कैप्सूल है उसका टोटल जो है सरफेस एरिया है 220 मिलीमीटर²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी के और में एक और दिया गया, इन दोनों में से आप कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि एक मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, मेल्ट का मतलब होता है इसको पिघला दिया गया है, एंड रिकास्ट का मतलब होता है दोबारा बनाना, और रिकास्ट करके इसको जो है सिलेंडर फॉर्म में बनाया गया है, और जिसकी सिलेंडर की रेडियस है 5 सेंटीमीटर। आपको सिलेंडर की हाइट बतानी है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी बात की जाती है किसी चीज़ को पिघलाना तो वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी कि स्फीयर है और यहाँ पे अपने पास जो है सिलेंडर, दोनों का वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम। क्योंकि अगर एक चीज़ को दूसरी में पिघला के दूसरी में बनाते हैं तो वॉल्यूम पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताता हूँ ये सर्कल नहीं है, कोई इसको सर्कल समझ रहा हो, ये जो है सर्कल नहीं है, सर्कल मत समझना इसको, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमेंशन में हमें बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार बनाएंगे। ये स्फीयर है, जैसे क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, कंचा गोली, या फिर जो आपकी लोहे की जो बॉल आती है ये होती है, इनको स्फीयर बोलते हैं। तो पहले जो है अपना स्फीयर की रेडियस को मैंने मान लिया r, जो सिलेंडर है इसके रेडियस को मान लिया मैंने स्मॉल r, दोनों का वॉल्यूम हमें बराबर रखना है। अब वॉल्यूम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला जो है सबसे पहले लिखिए, रेडियस ऑफ स्फीयर्स r कैपिटल R, रेडियस ऑफ सिलेंडर स्मॉल r, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला बनेगा 4/3πr³ जो स्फीयर का, और सिलेंडर का बनेगा πr²h। तो 4/3 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 3.5 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई h। हमें h की वैल्यू निकालनी है। तो लेफ्ट साइड में अपना है 4/3 मल्टीप्लाई में 22/7, दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो इधर है अपने पास 3.5 डिवाइड में क्या लिखेंगे, तो ये 5 और 5 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएंगे। तो इसको सोल्व कर लेंगे, ये अपनी हाइट आ जाएगी। जब इसको सोल्व करेंगे तो हाइट आएगी अपने पास 2.3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इज 2.3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, टेबल गिवन बिलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन ए लोकेलिटी, फाइंड मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड। यानी कि नीचे जो है घर दिए गए हैं, 25 घर हैं जिनकी जो डेली का जो खाना है उसका खर्चा दे रखा है कि वो कितने रुपए का खाना खा लेते हैं। उनका डेली जो एक्सपेंडिचर है भोजन के ऊपर कितना रुपए डेली खर्च करते हैं वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 100 से 150 रुपये खर्च करने वाले 4 घर हैं, 150 से 200 वाले 5, 200 से 250 वाले 12, 250 से 300 वाले 3 और 300 से 350 वाले 2 घर हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल बनानी है। टेबल में एक में आपको लिखना है डेली एक्सपेंस यानी कि एक्सपेंसिज खर्चा, दूसरे में हाउस होल्ड घर कितने हैं, लास्ट वाले में आपको सेकंड लास्ट में आपको लिखना है मिड वैल्यू जिसको XI बोलते हैं, यानी कि जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहा है उसका बीच की वैल्यू, और लास्ट में हमें FI और XI की मल्टीप्लाई करनी है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 100 से 150 रुपये खर्च करने वाले 4 घर हैं, उनका जो मीन आएगा इन दोनों के बीच की जो वैल्यू है 100 और 150 की 125 आएगी। अगले स्टेप में हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है जो कि आएगी 500। नेक्स्ट जो है 150 से 200 तक 5 घर हैं से, इनकी मीन निकालेंगे तो 175 आएगा। इनकी अगर टोटल जो है बात करें दोनों की मल्टीप्लाई तो ये आएगी 875। नेक्स्ट बात करें 200 से लेकर 250 तक 12 घर हैं जिनकी जो मिड वैल्यू है 200 और 250 की 225 है। अब हम क्या करेंगे 12 की और 225 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 2700। नेक्स्ट है 250 से लेकर 300 वाले 2 घर हैं, उनका जो एवरेज है जो मीन है ये आएगा 275 बीच की वैल्यू। हम दोनों की 2 की और 275 की मल्टीप्लाई करेंगे 550। नेक्स्ट जो है 300 से लेकर 350 रुपये खर्च करने वाले 2 घर हैं, इनकी अगर मिड पॉइंट की बात करें मिड वैल्यू की तो ये है 325,
और अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 की और 325 की आएगा 650। अब हमें क्या करना है, इन सभी को हमें ऐड करना है। जब इन सभी को ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा 5275। ये तो अपना टोटल खर्चा आ जाएगा। और अगर इधर फैमिली की बात करें, टोटल कितने घर हैं, तो ये घर हैं अपने 25। अगर हमें मीन निकालना है तो जो टोटल रुपए हैं जो है 5000, यहाँ पे टोटल रुपए लास्ट में आप देख सकते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, टोटल जो रुपए हैं 5275 को डिवाइड कर देंगे 25 से, तो 211 जो रुपए हैं इनका मीन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, ड्रा ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको एक सर्कल ड्रा करना है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक पॉइंट है P, कोई भी एक पॉइंट है P जो है 9 सेंटीमीटर है सेंटर से, यानी कि अपने पास जो रेडियस है QO ये 5 सेंटीमीटर है, और जो पॉइंट है P ये सेंटर O से जो है 9 सेंटीमीटर की दूरी पे है। आपको इसकी 2 टेंजेंट ड्रा करनी है और ड्रा करने के बाद उसकी लेंथ को नापना है। ध्यान से समझिए, बिल्कुल नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा अगर आप समझ लेंगे तो इजीली इसको कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगी रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। आपको जो है किसी और वीडियो चाहिए, कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और सभी प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन पेपर की वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी। क्वेश्चन पेपर अगर डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। पहला काम रहेगा, हमें सबसे पहले एक सर्कल लेना है जिसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये पहला स्टेप अपना। दूसरा स्टेप, हमें एक पॉइंट लेना है P और सेंटर से उसकी डिस्टेंस लेनी है 9 सेंटीमीटर। जो अपने पास OP आया है, OP, इसको जो डायमीटर मान के, यानी कि इसको एक लाइन सेगमेंट का जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे तो जहाँ पे इस लाइन को एक पॉइंट पे काटेगी उसका नाम मान लिया हमने M। फिर M को जो हम क्या करेंगे, M के ऊपर प्रकार रख के MO तक रेडियस तक खोल लेंगे, एक और सर्कल ड्रा करेंगे। तो इसका मतलब जो PO है इसकी क्या हो जाएगी, डायमीटर। हम क्या करेंगे, जहाँ पे जिस सर्कल को दूसरे पॉइंट पे जिस पे काटती है उसका नाम है Q। Q को P से मिला देंगे। Q को P से मिलाएंगे तो ऑटोमेटिकली टेंजेंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि OQ एक रेडियस है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल रेडियस का जो है टेंजेंट के साथ बनता है। अब 90 डिग्री का एंगल क्यों बन रहा है उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो है PO एक डायमीटर है, वो डायमीटर है तो ये क्या सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, तो 90 डिग्री होने का ये कारण है। अब नीचे जो इसके स्टेप्स देखिए। अब हमें लेंथ और निकालनी है कि टेंजेंट की लेंथ क्या होगी। तो अपने पास ये 5 है, ये अपने पास 9 है, ये 90 डिग्री का है। हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर 9 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करके स्क्वायर रूट ले लेंगे, 81 माइनस 25 का स्क्वायर रूट। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा अपना 56। अब स्टेप्स देखिए यहाँ पे कैसे करने हैं। सबसे पहला स्टेप है कंस्ट्रक्शन का। ए सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रा टेकिंग O एज सेंटर। सबसे पहले हमें O सेंटर लेके और रेडियस लेके 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करना है। सेकंड पॉइंट रहेगा अपने पास स्टेप, पॉइंट P को जो है 9 सेंटीमीटर सेंटर से दूर जो है मार्क करना है। तीसरा पॉइंट रहेगा, हमें क्या करना है, हमें जो OP लाइन है उसका बाइसेक्ट करना है, उसका आधा कर लेना है, और जहाँ पे इसका जो मिड पॉइंट आएगा उसका नाम हम M रख देंगे। फोर्थ पॉइंट रहेगा, इसमें रहेगा कि M को सेंटर मान के और MO या OMP के बराबर जो है रेडियस लेके हमें जो है एक सर्कल ड्रा करना है जो पहले वाले सर्कल को Q और R पे काटेगा। नेक्स्ट स्टेप रहेगा फिफ्थ का, हमें जो है PQ को और PR को ज्वाइन करना है। जब ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों क्या बनेगी, टेंजेंट बनेगी सर्कल की। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो रेडियस है, अब हमें इसकी लेंथ निकालनी है, तो PQ किसके बराबर है 5 सेंटीमीटर, OP 9 सेंटीमीटर है। हम एक ट्रायंगल ले लेंगे OPQ, जहाँ पे OQ और जो है QP परपेंडिकुलर है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है किसके, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे OP का स्क्वायर बराबर होगा OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। अपने पास OP है 9 का स्क्वायर बराबर है 5 का स्क्वायर माइनस प्लस PQ का स्क्वायर। PQ का स्क्वायर हमें निकालना है, तो 81 में से 25 को माइनस कर लेंगे। 81 का मतलब 9 का स्क्वायर, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, यह आएगा 56। इसका मतलब जो PQ है 56 का स्क्वायर रूट, यानी कि 2 रूट 14 सेंटीमीटर। और आपको पता है PQ और PR जो है बराबर हैं, क्योंकि दोनों क्या है, ये टेंजेंट है। इसलिए जो टेंजेंट की जो वैल्यू रहेगी ये अपनी रहेगी 2 रूट 14 सेंटीमीटर। दोनों जो टेंजेंट है वो क्या रहेंगे, बराबर। इसमें वैसे जो है अपने पास हमने दोनों निकाली। आगे देखिए अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है अपने पास, फ्रॉम ए टॉप ऑफ 8 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 8 मीटर की जो है ऊंची बिल्डिंग है। यहाँ पे मैंने ले लिया 8 मीटर की ऊंची बिल्डिंग। दूसरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, और एक केबल टावर है, इसका जो टॉप एंगल है ये वाला 45 डिग्री का है, और जो इसका डिप्रेशन एंगल है बॉटम का ये भी 45 डिग्री का है। आपको हाइट निकालनी है टावर की,
तो टावर की हाइट तभी निकल सकती है जब अपने पास, हमें अब पता ये 8 है तो इधर वाली ये भी 8 होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 8 है। अगर अपने पास ऊपर वाली और आ जाए तो हम दोनों को जोड़ देंगे, टोटल हाइट आ जाएगी। अब नीचे समझिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, देखिए अपने पास ये 8 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 8 है, कहाँ से लेकर कहाँ तक ये है BDC तक 8 मीटर। अब ध्यान से देखिए अपने पास अगर ये हाइट आ जाए, ये जो लेंथ आ जाए तो अपने पास ऑटोमेटिकली ऊपर वाले में हम जो है डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। AD तभी आ सकता है जब अपने पास BC हो, क्योंकि दोनों बराबर होंगे। BC तभी आ सकता है जब हम इस ट्रायंगल का यूज़ करें ABC का, जिसमें अपने पास परपेंडिकुलर 8 है, जो एंगल है 45 डिग्री, तो tan 45 बराबर हो जाएगा 8/BC, और BC की वैल्यू भी 8 आ जाएगी। नीचे वाली 8 आएगी तो ऊपर वाली भी, ये भी 8 है, ये 8 है तो फिर से यहाँ पे ट्रायंगल जो है यूज़ कर लेंगे ऊपर वाला ADE, उसमें जो है DE अपॉन में 8 बराबर होगा tan 45 की वैल्यू 1 है, तो DE की जो वैल्यू ये भी 8 आएगी और ये भी 8 है, दोनों को जोड़ देंगे 16 मीटर जो है हाइट आ जाएगी। अब नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए इसका, हाइट ऑफ बिल्डिंग 8 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ टावर EC प्लस AC बराबर है DE प्लस CD। जो CD है वो AB के बराबर 8 मीटर, BC और AD बराबर है। ट्रायंगल ले लेंगे हम ABC, इसमें tan 45 जो बराबर होगा AB अपॉन BC। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, AB अपने पास 8 है, तो BC की जो वैल्यू ये आएगी 8 मीटर। BC और AD दोनों बराबर हैं, क्यों? क्योंकि सामने वाली बराबर साइड है। हम दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं यहाँ पे, दूसरा है ADE, जिसमें जो tan 45 वो बराबर है DE अपॉन में AD। 45 की वैल्यू होती है 1, DE हमें निकालना है और AD अपने पास 8, तो यहाँ पे जो DE की जो वैल्यू ही आएगी अपने पास 8 मीटर। तो हमें टोटल टावर की हाइट निकालनी हो जाएगी EC इक्वल टू DE प्लस CD, यानी कि 8 + 8 16 मीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, देखिए नेक्स्ट इसी के और में एक और क्वेश्चन दिया गया है, आपको इन दोनों में से कोई भी एक करना है। अगला क्वेश्चन है 1 + sin A अपॉन में 1 - sin A का स्क्वायर रूट बराबर होता है secant A + tan A। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, 1 प्लस में sin A अपॉन में 1 - sin A, इसका स्क्वायर रूट करना है, ये याद रखना है, और बराबर प्रूव करना है secant A × tan A। तो आप क्या कर सकते हो, साइन चेंज करके इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो। तो 1 + sin A से तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 1 + sin A से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसका थोड़ा ध्यान रखना है, या तो आप अलग स्क्वायर रूट ले सकते हैं, या अलग स्क्वायर रूट नहीं लेना, तो जो पहले वाला स्क्वायर रूट है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो स्क्वायर रूट किसके अंदर लेना है, आपको जो ठीक लगे वो लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे अलग अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, स्क्वायर रूट इसका अलग ले लिया, यानी कि पहले वाले का स्क्वायर रूट अलग, दूसरे का अलग, या दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ लेंगे तो देखिए यहाँ पे LCM लेंगे 1 - sin A 1 + sin A, 1 - sin स्क्वायर A बनेगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 + sin A का स्क्वायर, और इधर बनेगा आपका 1 - sin, सॉरी यहाँ पे अगर नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा 1 + sin A का स्क्वायर डिवाइड में 1 - sin A का स्क्वायर। LCM नहीं लेना है, LCM तो तब लेते हैं जब प्लस में होते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है, बाई मिस्टेक मैंने इसको जो LCM बता दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे जो है अपने मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वालों की मल्टीप्लाई 1 + sin A 1 + sin A दोनों सेम है, तो 1 + sin A का स्क्वायर, नीचे 1 - sin A मल्टीप्लाई में 1 + sin A, इधर फार्मूला बनेगा A - B A + B का मल्टीप्लाई, ये होती है A² - B स्क्वायर, तो ऊपर आ गया 1 + sin A का स्क्वायर, नीचे आ गया 1 - sin A sin स्क्वायर A, इसका स्क्वायर रूट, तो नीचे ये तो ऊपर तो आ जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर, नीचे आएगा cos स्क्वायर A, क्योंकि 1 - sin स्क्वायर A की वैल्यू होती है cos स्क्वायर A। अब इसको जो है अगर हम बात करें स्क्वायर रूट, ऐसे ही है 1 + sin A का स्क्वायर, नीचे है cos स्क्वायर A, और इसका लेना आपको स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो ऊपर बचेगा 1 + sin A, नीचे बचेगा cos A। अब cos A को दोनों के साथ अलग अलग ले लेते हैं, तो cos को पहले 1 के साथ लेंगे तो 1 cos A, फिर cos को एक बार sin A के साथ लेंगे तो यह आएगा sin A cos A। 1 cos A होता है secant A, और sin A cos A होता है tan A, जो कि बराबर है अपना RHS। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही साथ मुझे ये बताएं जो पाई जो है ये आपका रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। साथ ही साथ 22/7 भी बताना है आपको रेशनल है या इरेशनल है, यानी कि पाई क्या होता है, रेशनल होता है, इरेशनल होता है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यदि आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे जो है कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। जो बाकी प्रीवियस ईयर के जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर है उनकी वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको इस कोने में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।